सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। पाकिस्तानी कौम को, 22 करोड़ आवाम को मुबारक हो क्योंकि डॉलर 200 का हो गया है। आपको मुबारक हो कि जो 3.5 साल हुकूमत रही उस पर सवाल करने वाले वो पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और फिर उसके साथ साथ इत्तेहादी वो जमातें जो हुकूमत के साथ 3.5 साल रही हैं, वो पिछले एक महीने में इतनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं कि अब डॉलर 200 का हो गया है। इसलिए पूरी कौम को मुबारकबाद दी जाएगी। इस मुबारकबाद को वसूल करने के बाद आपको ये बता दें कि 1700 अरब रुपया पाकिस्तान का कर्जा बढ़ चुका है। यानी जो आज से एक महीना पहले कर्ज था, कर्ज मजीद आया नहीं है, लेकिन बैठे बिठाए 1700 अरब रुपए का कर्ज बढ़ गया है। यानी फिर आपको मुबारकबाद हो कि पाकिस्तानियों के बच्चे मजीद कर्ज में मुब्तला हो गए हैं। अब फौरी तौर पर एक फैसला इस हुकूमत ने किया है और वो फैसला किया है कि लग्जरी तमाम तर आइटम्स पर पाबंदी लगा दी जाए। क्या लग्जरी आइटम्स पर यह लगने वाली पाबंदी आम आदमी को फायदा दे सकती है या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के बाद आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, आपको बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। आम आदमी बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत के जरिए ही अपने चीज़ें जो हैं वो ये चला रहा होता है। तो ये मामला है जो इस वक्त हुकूमत ने करना है, लेकिन हुकूमत खौफ में मुब्तला है कि किया जाए तो फिर अगले इलेक्शन के लिए क्या सवाल हो, ना किया जाए तो फिर सूरत हाल मजीद पाकिस्तान में मौशी तौर पर दगरगू हो सकती है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा एक अहम मामला कल से है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मुनहरिफ अरकान के वोट काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन मुनहरिफ अरकान के हवाले से जो कानून साजी है वो पार्लियामान ने करनी है। तो इसका मतलब यह है कि मुनहरिफ अरकान के हवाले से कोई सजा जजा का मामला जो है वो खुद पार्लियामान करेगी, लेकिन वोट काउंट का मामला खासा पेचीदा भी हो गया है। उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे माहिर मौजूद होंगे और साथ ही साथ हम सीनियर तज्ज़ियाकारों से भी गुफ्तगू करेंगे। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सूरत हाल पर बात करते हैं। पीजे मीर साहब भी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इस पर गुफ्तगू होगी। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब से आगाज़ कर लेते हैं गुफ्तगू का। अज़हर साहब, बड़ी अच्छा, अज़हर साहब से हम रब्ता करते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, कन्फ्यूजन लग रही है कि जब हुकूमत आई है तो ऐसा लगा कि शायद अब चीज़ें बेहतरी की जानिब होंगी, लेकिन वो एक महीने से हुकूमत खुद कन्फ्यूज़ है, आवाम तो कन्फ्यूज़ होगी कि वो करना क्या चाह रही हैं। आपको कुछ इल्म हो रहा है, आपके तो राब्ते भी डायरेक्ट रहते हैं, कि क्या करना चाह रहे हैं? हुकूमत में आकर पहले से ज़्यादा मुश्किलात में आ गए हैं या फैसले करने में मुश्किलात हो रही है? मुदस्सर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है, ये नहीं कि दूसरी दफा, पहली दफा है कि पाकिस्तान इतना लो इकोनॉमिक मेल्टडाउन पे गया है। आप इस वक्त एक 135 बिलियन के मकरूज हैं, ये आपने देने हैं। आपने हर साल 30 बिलियन डॉलर देने हैं, जो कि आपने सूद का रिटर्न करना है। अब आप मुझे बताओ, आप पैसा कहाँ से लाओगे? ये कहाँ से लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे? आप तरफ चल नहीं रही हैं। आपने कहा है चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बिल्कुल बड़ा अच्छा दोस्त है। दोस्ती के साथ कंज्यूमरिज्म सारी चाइना पाकिस्तान में लेके आ गया है, और आपका जो कॉटेज इंडस्ट्री है टोटल बिल्कुल चली गई है। शार्पनर्स, पेंसिल्स, रबर्स, शू फैक्ट्रीज और दीगर आपकी जो डेली कमोडिटीज हैं सस्ती, वो सब आपकी बाहर से आ रही है। तो आपकी लोकल इंडस्ट्री कहाँ है? आप ये किसी ने सोचा था आपका? नहीं। द क्वेश्चन इज, सबको शौक है पाकिस्तान में पार में आने का। पार में आने के बाद आपको पता चलता है ना 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 ना, कहानी तो कुछ और है। तो बेसिकली ये नहीं कि मैं किसी की साइड ले रहा हूँ, ये यहाँ इमरान विंडिकेट हो जाता है, वो विंडिकेट हो जाता है। ये चल रहे थे, स्टेडी चल रहे थे, आपने आके बीच में नो कॉन्फिडेंस लाके पूरे मुल्क को नो कॉन्फिडेंस पे डाल दिया पकड़ के। तो द क्वेश्चन इज कि आप कैसे करोगे इसको ठीक? अब तो मैं समझता हूँ पीटीआई आ जाए या पीएमएलएन इलेक्ट होके आ जाए या पीपीपी होके आ जाए, इनके पास ऐसी कौन सी इकोनॉमिक गिदरसिंगी है कि जो कि आप वापस डॉलर आपका 201 पे चला गया मार्केट के अंदर। अब आप मुझे बताओ कैसे आप यू टर्न करोगे? पाउंड आपका इन्फ्लेट हो गया हुआ है,
तो बेसिकली जब आप कहते हो कि अभी आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि भाई आप जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं आप उनको उन पर पाबंदी डालोगे, तो क्या पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ लाइफ को खत्म करके क्वांटिटी ऑफ लाइफ को हमने करना है? ये हम पाकिस्तानी जो है ये बाहर क्यों जाते हैं, बाहर क्यों इन्वेस्ट करते हैं? बिकॉज वहाँ लाइफ क्वालिटी ऑफ बिजनेस मिलती है। पाकिस्तान के अंदर तो आपने रखा ही कोई नहीं है। आपके पास जब तक 4 टेलीफोन, 3 चिट्ठे और 5 सिफारिशें ना हो, यहाँ तो काम ही नहीं होता किसी का। लोग रो रो के तंग आ जाते हैं, लोग बाहर भाग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बाहर कर लेते हैं, बिकॉज आपने अपनी वो एनवायरनमेंट जो है, आपने कहा था कि 1 विंडो ऑपरेशन होगी, हर चीज होगी। आपका तो एटमॉस्फेयर ही वही नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है अभी तक। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आपको अपने ये जो आपके जो ये जो है ना आपके जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको जब तक आप ठीक नहीं करोगे ग्रास रूट पे नहीं चलेगा। हमारे पाकिस्तान में ये कि बड़ों को पकड़ो, तो यार बड़ों को तुम जरूर पकड़ो, लेकिन जो निचले लेवल पे जो करप्शन है ऑन एन एवरीडे बेसिस, जो कि गरीब आदमियों से हिट करता है, उसको वो जाता है किसी साहब को मिलने के लिए, वो चिट अंदर ले जाने के 10-15 रुपए ले लेता है। तो ये 10-15 रुपए गरीब आदमी के लिए बहुत होते हैं। तो हमने ग्रास रूट पे इसको ठीक नहीं रखा हुआ है। हम अब ये हम यहाँ शोर करते हैं पिलफरेज बिजली की बड़ी है, पिलफरेज होगी बिजली की, क्योंकि आप यहाँ ये बड़ा अहम पॉइंट ले आए हैं पीजे मीर साहब। मैं चाहूंगा इसी पे हम थोड़ी सी मजीद बात करें, लेकिन क्या है कल का एक बड़ा अहम मामला था, आज भी उससे मिलती जुलती एक चीज़ है। मैं चाहूँगा इस पर भी अजहर साहब आप कमेंट जो है वो कमेंट कीजिएगा। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस सूरत हाल पर बात करते हैं, बलूचिस्तान में जो तब्दीली है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बलूचिस्तान में तब्दीली, इधर तब्दीली, फिर तब्दीली, तो सर आप अब साथ हैं जाम कमाल साहब, सुना मुलाकातें हुई आपकी, कुदूस बजिंजो साहब बेहतर तौर पर सूबा नहीं चला पा रहे हैं, तो उनको फिर तहरीक अदम एतमाद उनके हवाले से हो रही है सर? देखिए बिल्कुल आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है सही है, और हम अभी जा रहे हैं इजलास बुलाने के लिए कि हम चाहते हैं कि कुदूस बजिंजो साहब के खिलाफ हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, क्योंकि हम समझते हैं कि वो इस वक्त जिस सूरत हाल से सूबा गुजर रहा है, तो हम चाहते हैं कि कोई नई सेटअप आए जो नया आगे कोई बेहतरी की तरफ, क्योंकि कुदूस साहब ना तो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सकते हैं, ना एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकते हैं, ना करप्शन को संभाल, और ना वो बलूचिस्तान में सूबे के अंदर बैठते हैं, ना लोगों के साथ मिलते हैं, ना लोगों को टाइम देते हैं। चंद ऐसे कॉन्ट्रैक्टर टाइप के लोग हैं जिन्होंने पहले भी मुदाखलत करके सूबे के अंदर, हमने तो पहले भी ये कोशिश की थी कोई पॉजिटिव चेंज आए बलूचिस्तान में। बदकिस्मती से जो चेंज हम लाना चाहते थे वो वर्स्ट शक्ल में हमारे सामने आया, और एक ऐसे वजीर आला को हमारे सर पे लाया गया। मैं तो बलूच आदमी में इससे ज्यादा और कुछ कह नहीं सकता, मगर उनकी कारकर्दगी या उनके पार्लियामेंटेरियन बिल्कुल मुतमिन नहीं है। हम चाहते हैं कि सूबे के अंदर कोई मुस्बत चेंज आए। तो अब सर मुस्बत चेंज सरदार साहब जाम कमाल साहब की सूरत में हो सकता है? आप भी बड़े सीजन आदमी हैं सर, तो कोई आपका नाम भी तो आ सकता है सर। वो देखिए हमने ये फैसला किया है कि हम ये इक़्तिदार की दौड़ में शामिल होंगे, तो असल मकसद, असल टारगेट हमसे हट जाएगा। क्योंकि सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, बहुत सारे और लोग भी हमारे साथ हैं, जमायतें साथ हैं, और अच्छे हमारे बड़े इत्यादि जिनकी बड़ी एक से है बलूचिस्तान में सियासी जमायतों की, वो भी हमारे साथ हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। तो हमने फैसला किया जिस दिन इंशाल्लाह हम इनको हटा देंगे, बैठ के फैसला करेंगे कि किसको मुंतखब किया जाए वजीर आला बलूचिस्तान के लिए। सही। अच्छा सरदार साहब हमारे साथ रहेगा। मैं अजहर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो तहरीक अदम एतमाद का मामला ही था इधर भी, और उसके बाद वोट हुआ, तो यहाँ पर BAP के अंदर से ही मामला तब्दीली हैं, तो ये चीज़ें क्या इधर लागू हो सकती हैं कि मुनहरिफ अरकान वोट ना दें, तो उनके खिलाफ क्या हो सकता है जो कल का फैसला था? देखिए वो तो बड़ा फैसला क्लियर है। अगर पार्टी डायरेक्शन एक दे देती है कि आपने वोट इधर डालना है, ये बात हो रही है सिर्फ अदम एतमाद के कॉन्टेक्ट में। अगर पार्टी एक डायरेक्शन दे देती है कि आपने ये काम करना है, आपने वोट इधर डालना है या नहीं डालना, तो अगर उसका कोई वायलेट करता है उसको, तो वो वोट कंसिडर नहीं होगा, वो वोट गिना नहीं जाएगा,
और उसके बाद अगर फिर भी वोट वो डाल देते हैं तो फिर वो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, अपना रेफरेंस की शक्ल में आइन के आर्टिकल 63 को सामने रखते हुए उसमें शोका दिया जाएगा और बाद में डेक्लेरेशन दे दी जाएगी कि इनको मौका दिया था, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर सके है, तो इलेक्शन कमीशन उसके बाद उसको डी-सीट कर सकता है। सही। अच्छा, डी सीट वाले मामला भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अफजल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये इलेक्शन कमीशन के पास भी एक मामला है, कहा जा रहा था कि जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है तो फिर इलेक्शन कमीशन वो कोई भी फैसला देता है, डी सीट होते हैं नहीं होता, उसकी कोई कानूनी हैसियत भी उस तरह से नहीं रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, या जो इलेक्शन कमीशन के पास केस है वो अलग से मामलात होंगे सर? मुदस्सर इकबाल, अजीब बात है और ये हिस्ट्री में लिखा जा रहा है कि एक इदारा जिसका कि सिर्फ दो काम हैं, एक येस में होल्डिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन जी, और एक नो में। नो क्या है? नहीं करने वाली बात, डूज एंड डोंट्स वो ये है कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना। सही। अब आप सब बहुत ही अक्लमंद दाना लोग हैं, आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो इंतखाबात के दौरान ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, फ्रीडम और जो इसके मुताबिक कवानीन है उन कवानीन को अपहोल्ड करे विदाउट बीइंग आस्क्ड कि जी वहाँ अज़हर सदीक साहब जाएंगे कि यार ये लोग जो हैं अपनी पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, डिफेक्शन क्लास बहुत सिंपल है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन हो या ना हो। भाई अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हूँ तो मेरे सामने ये लिखा है कि जो बंदा अपनी पार्टी को छोड़ेगा, आम जुबान में लोटा बनेगा, टर्न कोट होगा, ट्रेटर होगा, उसका ज़मीर जाग जाएगा पैसों के इंजेक्शन लगाने से, तो उसको प्रीएम्प्ट करना पहले इलेक्शन कमीशन का काम है। सही। अच्छा चलो, प्रीएम्प्ट तो आप नहीं कर सके, पता नहीं आप सो रहे थे या जाग रहे थे, अल्लाह ताला आपकी हाल पे और हमारे हाल पे रहम करे। जब वो कमिट हो गया क्राइम, उसके बाद आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अज़हर सदीक साहब और दूसरे लोग जाएं कि यार ये हमारी पार्टी में लोग थे, पार्टी के सरबराह भी कहते हैं, पार्लिमानी लीडर भी कहते हैं कि जी ये पार्टी के से डिफेक्ट कर रहे हैं और सारी दुनिया देख रही है। वो रियाज जो पता नहीं क्या, राजा रियाज, उसकी शादी में वो दूसरी पार्टी का जो सीएम है इम्पोर्टेड, वो वहाँ बैठा हुआ है। सारी दुनिया को पता है कि ही हैज़ डिफेक्टेड, ही हैज़ लेफ्ट दैट पार्टी, लेकिन इलेक्शन कमीशन करता है कि नहीं। मैं इसकी और ज़रा एक मिसाल देना चाहता हूँ मुदस्सर इकबाल। एक बंदे की बीवी दूसरे के साथ उसके दुश्मनों शरीकों के साथ चली गई। अब वो जो बंदा है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है कि चलो यार वो चली तो गई है खुला लिए बगैर, तो मैं उसको तलाक देता हूँ। जो रजिस्ट्रार निकाह वाला है, जो इस सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो कहते हैं नहीं 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 ये तुम्हारी बीवी है। उसने कहा यार वो दूसरे कैंप में है, वो चली गई है सिंध हाउस, फिर वहाँ सिंध हाउस से भाग के वो मेरिएट के 5वीं मंजिल पर है। खुदा के बंदे वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले कहने अभी हुए तो नहीं है ना, आप अभी मरे तो नहीं है ना, अभी तो उन्होंने इस्तेमाल किया तो नहीं है ना, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलो फिर हमारे यहाँ तो उन्होंने एक मिनट उन्होंने वो इकदाम कर दिया और अपनी पार्टी को तबाह बरबाद कर दिया। अभी भी हमारे इदारे ये सोच रहे हैं साहब वाले कि इन्होंने डिफेक्शन क्लास पे। मैं अजहर साहब के पास जाता हूँ। सर आपकी मिसाल बड़ी सादा थी, बड़ी सादा थी और बड़ी अहम थी और बड़े सादा लफ्ज़ों में आपने बता दिया है, लोगों को समझ आ गया। अजहर साहब मैं चाहूँगा आप ज़रूर कमेंट करें इस मिसाल पर जो खान साहब ने दी है। दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि कल से लोग, ये राय है जो सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई है, बस सिंपल, और राय दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कोई फैसला नहीं है। तो ये फैसला और राय कल के जो था सुप्रीम कोर्ट के, ये है क्या सर? बहुत शुक्रिया किया आपने जो बात मेरे सामने रख दी है। मैं चूंकि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, 8 दिन पहले जब मैं लाहौर से मैं केस में ये मैं राब्ता किया हुआ था, तो मैंने एक बात अदालत के सामने रखी कि एक ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि ये एक राय आएगी
और राय इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हालांकि उस वक्त जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि हतमा इम्प्लीमेंट हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि ये मैंने कोर्ट के सामने सवाल उठाया था। यहाँ आईनी दरखास्तें 2 चल रही थी आर्टिकल 184(3) के तहत, और जस्टिस काजी फारिस साहब ने एक ऐसे ही नोट जारी किया था कि जनाब इकट्ठे आ सकते। इसका पैरा 6 पढ़ लें। पैरा 6 में लिखा हुआ है राय भी है और सुप्रीम कोर्ट की डेक्लेरेशन भी है आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, जो कि पाकिस्तान तरीके और इसमें सिर्फ इस हद तक नहीं है, आर्टिकल 187 के तहत इसकी पाबंदी है तमाम अदालत, और इलेक्शन कमीशन भी पाबंद है। इलेक्शन कमीशन अगर इस पर अमल नहीं करेगा तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। आज मैंने बाकायदा ऑर्डर जो है उसके स्टाफ तक भिजवा दिया है, पहुंचा दिया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में। और ये यानी देखिए 2 बातें ध्यान में रख लें। पैरा 3 पढ़ लें। पैरा 3 में कह दिया है कि उसका वोट काउंट नहीं होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। यानी अगर वोट आप डालेंगे तो आपका वोट जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, काउंट नहीं होगा। और उसके बाद वाली बात है फिर आपको शोकाज दिया जाता है, डेक्लेरेशन देती है कि जनाब आपने डिफेक्ट कर लिया है, फिर आपको इलेक्शन कमीशन डीसीज कर देगा। इलेक्शन कमीशन का किरदार एक सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का है। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन इससे ज्यादा किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं नहीं समझता जिस कॉन्टेक्स्ट में है वो क्वासा जुडिशियल भी नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, और उसका काम सिर्फ और सिर्फ ये देखें। बड़ी जबरदस्त बात है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और बात है भाई कि ये इलेक्शन कमीशन में क्या बताया, तो वो इसमें लगे हुए हैं टेक्निकलिटीज। एमएनएस का अगर रिजल्ट देखिए तो वो भी टेक्निकलिटीज भी है। तो इस मौके के ऊपर इजाजुल एक शेर पड़ा था, जाने तो जाने कुल ना जाने बाप तो सारा जाने, बाप तो सारा जाने। मैं इस पे हम दोबारा से ना राब्ता करते कुछ आवाज़ की आपकी डिस्टॉर्शन हो रही चाह रहे हैं, क्योंकि कानूनी मामला है। हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन तक आपकी आवाज़ जो बेहतर तौर पर पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ ये जो चीज़ें चल रही हैं उसमें एक और बड़ा अहम मामला जिस पर हम डिस्कस भी कर रहे हैं वो बलूचिस्तान की हुकूमत के हवाले से, जहाँ पर तब्दीली पीजे मीर साहब जिस तुंदई के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ सियासत में जमातें अपनी हुकूमत लेना या हुकूमत बचाना, हुकूमत गिराने का काम कर रही होती हैं, शायद उससे कुछ 20% भी अगर अवामी मामलात के हवाले से किया जाए तो शायद बहुत बेहतरी वो आ जाए। अब बलूचिस्तान में पहले हुकूमत चल रही थी जाम कमाल साहब की, वो हटवा दी गई, नया तरीके अदम एतमाद में वज़ीर आला आ गए, अब वो बैठे हैं 3 महीने से, उनको फारिग करके नई हुकूमत पे। तो ये बस हुकूमतें गिराने बनाने में 5 साल लगता है, लगा दिए गए, और वो भी बलूचिस्तान जैसे सूबे में। सर देखिए बलूचिस्तान, मैं समझता हूँ कि अगर आप फैक्चुअली हिस्ट्री में जाएं तो जितना काम एक शख्स कर गया है उसको हम आज गालियां देते हैं, और रिन साहब जानते हैं कौन मैं किसकी बात कर रहा हूँ। द क्वेश्चन इज, यहाँ जो भी लीडरशिप आई है बदकिस्मती से हम यहाँ कहते हैं जी कि बलूचिस्तान को इम्प्रूव नहीं करते, नौजवान कहाँ जाएगा, ये होगा वो होगा, दूसरे प्रोविंसेस में काम के लिए चला जाता है। और भाई इंडस्ट्री लगाओ, इट इज द बिगेस्ट एरिया इन पाकिस्तान। आप वहाँ इंडस्ट्री, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं इंडस्ट्री लगाते हो? गवादर आपके पास है, आपके पास सी पोर्ट है, एंड ऑफ कोर्स अभी आपका सी पैक चलेगा, ठीक है, इट्स एट अ स्टैंड स्टिल, बट आपने पॉजिटिविटी पे देखना है ना, नेगेटिविटी पे तो नहीं देखना आपने। आप चलें। सो मैं समझता हूँ कि जब तक आप यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खोलेंगे, आपके ये जो बैकवर्ड एरियाज के जो आपके जो ख्यालात हैं वो फिर ग्रेजुअली फ्रॉम अ विलेज इनटू अ सिटी क्रीप करना शुरू कर जाते हैं, और फिर आपकी जो सोसाइटी है कंटेमिनेट हो जाती है। इस चीज को हमने, और ये नहीं कि बलूचिस्तान में, इट इज इन द फ्रंटियर, इट इज इन पंजाब, इट इज इन सिंध, इट इज ऑल ओवर। आप कहीं भी देख लो, कराची है एक वाहिद शहर है कि जिसमें हर प्रोविंस का बंदा आके काम करता है। क्यों? बिजनेस जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्यों? वहाँ एक एवेन्यू है, एक हब है, इंडस्ट्री है। हम ये इंडस्ट्री को अब थोड़ा सा शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते हम? ये क्या वजह है? क्या पंजाब ही रह गया आपके लिए? क्या कराची सिंध रह गया है? फ्रंटियर रह गया? आपको बलूचिस्तान में आप क्यों नहीं तरक्की करते? ये बताएं मुझे, इसका जवाब कौन देगा? ये सिर्फ आते हैं कि जिस तरह अभी आपने कहा कि भाई कोशिश हो हम आ जाएं, आने के बाद दूसरा तैयार होता है आपको निकालने का। हम एक कंट्री इन अ हरी, इस चीज को, इस एटीट्यूड को हमने खत्म करना है। जब तक आप मुदस्सर नहीं करोगे, इसी तरह ये बेमाने बहस होती रहेगी, उसको क्यों निकाला, मुझे क्यों लाया, और ये हुआ। आज आप देखो ना,
अब ये 63 का आपके पास एक डिसीजन नहीं, ओपिनियन, ये आप पहले दे सकते थे, ये आपने पहले क्यों नहीं दिया? ना पंजाब में कोई क्राइसिस आता, ना आपकी फेडरेशन में क्राइसिस आता, लेकिन ये डिलेड डिसीजन इज डिलेड जस्टिस। आई विश ये पहले जल्द कर देते अगर ये करना था, बिकॉज इट हैड टू बी डन। अब ये हो गया है, लेकिन आप देखें क्या जो आपके सामने इम्पेंडिंग इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसकी मैंने पहले बात की है, ये इसकी रिकवरी कौन लेके आएगा? अब मुझे बताया ना, शेख रशीद साहब कहते हैं कि हाँ जी इकोनॉमिस्ट की एक टीम बनाई जा रही है कि जो कि इसको देखेगी कि हम वाकई वापस कैसे इस रोड पे लेके आए, लेकिन इट इज गेटिंग टू लेट। डे बाय डे आपने अभी फिगर दिया 17 बिलियन का, ये आप डे बाय डे नीचे जा रहे हैं। और आपके पास फॉरेन रिजर्व्स के हम बड़े नारे लगाते हैं, आपके पास सिर्फ 2 महीने के हैं फॉरेन रिजर्व, 2 महीने के, और आगे नहीं आएंगे। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। तो ये अब आपके पास टाइम नहीं है सोचने का, एक्शन का टाइम है, और इसमें सारी जमातों को बैठ के करना पड़ेगा। नहीं करोगे वी विल गो डाउन, वी विल नॉट गो डाउन, बट मैं आपको बता देता हूँ ये 190 दूर नहीं है, ये 190 फिर लागू हो जाएगा और फिर आप सब रोते रहोगे। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ का जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मैं अफजल खान साहब से बात करूँगा, वो है जी इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगे तो तब इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। अफजल साहब, वो कौन से ऐसे इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं जो होना है, और वो उसके लिए जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी जमातें वो सबसे ज़्यादा बेताब नज़र आ रही हैं, क्या चाह रहे हैं वो, होना क्या, करना क्या चाह रहे हैं? पहले ये पीजे साहब की बात की कंटिन्यूटी में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। जी, जहां पे कोई लॉ नहीं होती, रूल्स ऑफ द गेम नहीं होते, उस वक्त तक आप किसी भी खैर की कहीं पे उम्मीद नहीं रख सकते। मुझे आप ये बताएं कि एक फुटबॉल की टीम है, हेलो जी जी, हाँ, एक फुटबॉल की टीम है, उसका खिलाड़ी अपने ही टीम के खिलाफ बार बार गोल कर रहा है, कप्तान उस बंदे को बाहर आउट करना चाहता है, रेफरी कहता है कि नहीं ये तुम्हारी तरफ से खेलेगा जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और खुदा का खौफ करो, हर आदमी की एक जिम्मेदारी है हर गेम में। अब जो पीजे साहब कहते हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जरा बताएं कि स्पेसिफिकली। अब देखिए एक मसला है, उस एक मसले को अब इलेक्शन की जो रूल्स हैं, लॉज हैं, डिफेक्शन क्लास है, वो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं ही क्यों? इलेक्शन कमीशन जब देखे कि इलेक्शन के रूल्स की, डिफेक्शन क्लास की या दूसरी चीजों की वायलेशन हुई है, विसल तो ब्लो करे ना यार। ठीक है, उस वक्त तुम ना उसको आउट करो, लेकिन तुम्हारी तो इंटेंशन ही नहीं है। लगता है कि तुम 12वें खिलाड़ी के तौर पे काम कर रहे हो। जब ये तुम्हारी जो पोजीशन बन जाएगी, उसके बाद तुम्हारे पास अजहर सिद्दीक साहब दरखास्त ले आएंगे कि इन लोगों ने हमारी अपनी पार्टी को अब दोनों हुकूमतों से महरूम कर दिया है, अब तो उनको डिसीट करो। आप उसके ऊपर भी दिनों सोचते हैं जैसे कोई रॉकेट साइंस हो। साफ लिखा हुआ है कि एनीबडी हु गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज पार्टी ही विल बी डिसीटेड। और ये तुम्हारा इख्तियार नहीं है कि उस पार्टी के पार्लिमानी लीडर का, जिसने उसको ये इज्जत और सीट दी थी, और उसके अवाम का, उसके जो कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट ने वोट दिया कि आप एक को वोट दें, आप दूसरे को वोट देते हैं। उसके बाद अच्छा, आप ये बात बहस चल रही है कि ये 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कोटा पैसा आप 1000 साल तक रखे, खोटा रहता है। अब लेकिन अब तो शुक्र है ये एक अवेयरनेस हमारे इदारों में, बड़े बड़े लोगों में, उनमें नहीं है लेकिन आम आदमी में है। मैं चैलेंज करता हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि आप देखेंगे कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी के खिलाफ गए हैं, मेरे ख्याल में वो किसी भी काउंसलर का इलेक्शन पहले तो लड़ नहीं सकते, और मुदस्सर इकबाल अगर लड़ लें इसमें से कोई भी और अपनी जमानत बचा ले, ये तो अभी देखना है कि ये इलेक्शन लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं, फिर इनके साथ लोग क्या करते हैं। लेकिन एक चीज जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, मैं अजहर साहब, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को चाहिए था। हाँ, ये बिल्कुल आप बात है कि इस चीजों को खत्म होना चाहिए। अजहर साहब, सर सादा सवाल ये है कि हमजा शहबाज साहब इस फैसले के बाद क्या वजीर आला रहेंगे? उनके पास कोई है कानूनी तौर पर वजारत आला रहने का, या कोई बस खत्म हो जाएंगे उनकी वजारत आला भी? देखिए आप सब लोग अभी तक भी वो जिस तरीके से वाया बिठंडा आए हैं। जी अजहर साहब, आप पूरी कौम को पता है, हर एक को पता है। मैं समझा कि आपने अफजल साहब से पूछा। देखिए जी, पूरी कौम को पता है कि आइन के आर्टिकल 63 के तहत सदाती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस आया था कि ये जो वोट है, ये वोट काउंट नहीं होगा। लैंग्वेज पढ़ लें,
और वो लिस्ट पेंडिंग, हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, हमारे को पता है। और तारीख यही है कि आर्टिकल 63A वो ये सेफ्टी वॉल्व है, ये आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अगेंस्ट सेफ्टी वॉल्व है। आप 1000 काम कर सकते हैं, लेकिन आप बुनियादी तौर पर 2 काम नहीं कर सकते। 3 काम है ये। एक है मनी बिल, यानी आप बजट पेश कर रहा हो और आपके साथी अपना साथ छोड़ जाए तो पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा, आप पूरे मुल्क को चला नहीं सकेंगे। दूसरा ये है कि आपका वजीर आजम कोई काम करना चाहे, तहरीक-ए-आज़म इत्तेहाद ने कहा कि उसको बाहर फेंक देंगे आप, तो पूरा हुकूमत डिस्टेबल आ जाएगी, जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए 63A डाला गया। भट्टो साहब के दौर में अगर आप थोड़ा सा याद करके देखें, उनसे पहले 4 वजीर आजम थे, वो चाहे फिरोज खान नून था, मोहम्मद अली थे, फिर आई चौधरीगर थे, जो 2 सालों के अंदर हमारे मेरे साथी मेरा साथ छोड़ के 96 आर्टिकल डाला गया। और अब इंटेंशन बड़ी क्लियर थी इस बारे में कि ये अगर देखा जाए तो ये वोट 25 वोट जो है ये तो काउंट ही नहीं हुए उसके अंदर, तो 195 में से 25 माइनस कर दे, 172 रह गए हैं, तो 172 सादा अक्सरियत नहीं है। हमजा शरीफ इस वक्त वज़ीर आला पंजाब नहीं है, इस वक्त निगरान वज़ीर आला के तौर पर उस्मान बुज़दार साहब ही बरकरार रहेंगे। उस्मान बुज़दार साहब को मुर्शद शायद बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब आपका भी, अफजल खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक आएंगे फिर जो मईशत का हाल हो गया है और जिस तरह से कौम को मुबारक डबल सेंचुरी की हम दे रहे हैं, मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन, और पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 200 क्रॉस कर चुका है। जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं कर सकी, वो 1 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान मुस्लिम नून की तजुर्बाकार टीम ने कर दिखाया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आप माहिर मौशियात भी हैं, पिछले हुकूमत के वज़ारत ख़ज़ाना की टीम में भी रहे हैं। पहले तो आपको मुबारक हो, 200 आप नहीं कर सके तो इस हुकूमत ने कर दिया। मुज़म्मिल साहब, ये डॉलर क्यों काबू नहीं आ रहा है इस हुकूमत में? देखिए, ये हुकूमत जो है ना, सबसे पहली बात तो ये कि ऑब्सेस भी सबसे ज्यादा डॉलर के रेट से ही थी। जब भी हम पे तनकीद का निशाना बनाते थे तो ये हमें डॉलर का ही ताना देते थे कि जी हमारे दौर में हमने 5 साल उधर ही रखा। मतलब डॉलर को एक जगह पे रखना कोई बहादुरी नहीं है। डॉलर को एक जगह पे रखने का मतलब ये है कि दुनिया का सबसे, जिसे कहते हैं ना कि बेवकूफ तरीन आदमी जो है एक जगह रखता है। खैर, वो हमने रिवायत तोड़ी जुलाई 2019 में, और हमने डॉलर को अज़ामान एंड सप्लाई किया। और उसके बाद हमने, आपने खुद भी देखा होगा कि पिछले 2 सालों में 2 दफा 165 से 155 हुआ डॉलर, फिर 168 आया, फिर 168 से 153 हुआ। अब ये 153 से जो है ना, ये समझ लें कि डॉलर ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग मार्च में निकल गया, और खास तौर पे पिछले 6 हफ्ते में लॉन्ग मार्च पे ही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लॉन्ग मार्च इस तरीके से शुरू हुआ कि एक तो इन्होंने आते ही जो है कहा कि जी हमसे बड़ा पन्ने खा कोई नहीं है, हमसे बड़ा तजर्बेकार कोई नहीं है, और इन्होंने डॉलर की बातें शुरू कर दी 160 वाट की। अच्छा, मार्केट जो है ना वो स्मार्ट होती है, मार्केट को पता होता है कि डिमांड और सप्लाई क्या है। दूसरी बात इन्होंने क्या की कि क्योंकि आए तो ये आपको भी पता है कि किस तरीके से थे, तो वो हमें गंदा करने के लिए इन्होंने कुछ गलत माशी जो है इशारे बताना शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पे इस साल हम 6% ग्रो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी 4%। अब वो जो है 2 दिन से अखबारें लिख रही हैं, जो वो तो इश्तहार टीवी अखबारात पे आपके खिलाफ पूरी एक चार्जशीट बना रहे हैं सर। हाँ, अच्छा, अब जब मुझे एक बात बताएंगे, जब उल्टी सीधी चार्जशीट बनाएंगे तो उसके बाद कॉन्फिडेंस की क्या हो जाएगा हाल? कौन इन पे कॉन्फिडेंस करेगा या मईशत पे कॉन्फिडेंस करेगा? यानी कि ये खुद बोलते फिर रहे हैं कि जी हालात हमारे हाथ से बाहर निकल गए, तो वो एक वजह है, चीजें बेलगाम हुई। अब कल की मिसाल है, मईशत 6% की रफ्तार से इस साल ग्रो कर रही है, ये दबाव डाल रहे हैं जो है अपने अफसरान 4% करो, ताकि ये ना हो कि कहीं हमारा बयानिया खराब हो जाए जो हम इश्तिहारों में 4% लिख रहे हैं। तो जब आप इस तरह की गलत हरकतें करेंगे तो आप पे मार्केट ट्रस्ट कैसे करेगी? फिर दूसरी बात ये कि हमेशा जो है ना इनटेक और आउट, जिसे कहते हैं ना इनटेक और एग्जॉस्ट और फ्रेश एयर की जरूरत होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा
शॉपिंग मॉल्स में या रेस्टोरेंट्स में अंदर से गर्म हवा फेंकने की एक मशीन जो एग्जॉस्ट होता है वो होती है, और साथ ये एक जो है ना फ्रेश एयर भी फेंकती है। तो उससे जो है ना माहौल जो है ना अंदर उस कमरे का या उस जगह का जो है ना सही रहता है। उनमें से एक खराब हो जाए ना तो वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से मईशत में आपको जो है रुपए की सर्कुलेशन चाहिए होती है, यानी कि गले में पैसे आए भी और जाए भी, तो उससे निजाम चलता रहता है। 6 हफ्ते से ऐसा हुआ है कि गले से पैसे निकल रहे हैं, गले में 1 रुपया नहीं आया। कहीं आपने देखा IMF गए, वहां से रुसवा होकर आए, सऊदी अरब गए, चीन गए, फिर जाते हुए बड़ी बातें बोल गए कि जी वो हमें तो उन्होंने बुलाया है, मतलब लेकिन मुजम्मिल साहब वो तो कह रहे हैं आप खाली खजाना कर गए हैं, चाहे वो करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे गए हैं मीडिया को, लेकिन आप के वो कह रहे हैं कि खाली खजाना आप करके गए हैं, मईशत का बुरा हाल आप करके गए हैं, तो ये हालत है। मेरे भाई 8 मार्च को $22 अरब इस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर थे, ठीक है। और जब हम 10 अप्रैल को गए, एक्चुअली तो हम 30 मार्च को चले गए थे, क्योंकि फिर वो वापस से कोर्ट ने कहा वापस आओ, एक दफा राउंड लगाओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। तो अप्रैल को 11 अरब $11.5 अरब थे। ये $11.5 अरब जो हम छोड़, अगर उसको भी ले लेते हैं ना, जब हमने इनसे मईशत ली थी ना तो $9 अरब थे। ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं कि हम ऐसी हालत में देखे गए, और हमने 4.25 साल चलाया, और ये जो 1 महीने में जो $5 अरब कम, $2 अरब चीन का कर्जा उतारा, चीन को कर्जा दिया उस महीने में, और चीन ने वापस देना था, क्योंकि अब ये बदनसीबी ये हो गई कि ये लोग आगे, चीन ने कर्जा रोक लिया। $1 अरब के करीब हमने रिको डेक की जो 10 साल से मुशर्रफ साहब के जमाने की जो डील थी उस पे जो है जुर्माना भरा। तो ये अगर ये जमा कर लेना ये $3.5 अरब ही, तो फिर भी $20 अरब हो जाते, तारीखी रिजर्व छोड़ के गए थे। ये पता नहीं किस मुंह से बात करते हैं। अभी के नंबर ले लें, मार्च के महीने में सनत 26% से ग्रो की है, 26%। ये 1960 में भी ऐसी ग्रो नहीं होती थी। मार्च अप्रैल के महीने में 3.1 अरब तहसीलात आई हैं, एक्सपोर्ट्स $3 अरब की हुई हैं। ये कौन सी मतलब खराब मईशत की और ये बातें कर रहे हैं। कभी इनके मतलब इन्होंने जो 4 दफा इन्होंने और 4 दफा जो है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, 8 दफा में इसके कोई पास की कोई नंबर ही बता दें कि इन्होंने कभी कोई अचीव किया हो। टैक्स महसूलात रिकॉर्ड हो रही है, साल 6100 अरब पे जा रही है, और कह रहे खजाना खाली करके चले गए। अभी तो घर बैठ के खाओगे ना, 1 मिनट सिर्फ एक बात, अगर घर बैठ के आप खाओगे ना तो और कोई हिलजुल नहीं करोगे ना, तो आपके जो है ना कानून के खजाने भी खत्म हो जाते हैं। उसके लिए आपको चाहिए हिलजुल। और तो ये हिलजुल जो है वो दोहा मज़ाकरात ये जो IMF के साथ है, कुछ उम्मीद है कि इस मुल्क के लिए कुछ बेहतरी के आसार हो जाएं? 1 महीना तो बड़ा मुश्किल गुजरा है। देखें, अब बात वही आ गई है जो खान साहब ने कहा कि पीछे टाइगर है आगे कुआं है, ठीक है ना। अब जो इन्होंने इतने हालात बुरे कर दिए हैं कि अब ये अगर उनके साथ मुज़ाकरात करते भी है, जब हम गए थे तो 25 रुपए फी लीटर पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी थी, अब वो जो बढ़कर है वो 85 रुपए हो गई है। तो उस वक्त अगर ये फैसला कर लेते तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता और IMF से भी कुछ निकल आता। अब इनको 85 रुपए करनी पड़ेगी। तो बात ये, या तो उसका कोई मुतबादिल उस अरसे में कुछ कर लेते, मुतबादिल भी नहीं कर सके, सिर्फ एक शायद वो फैसला करना भी मुश्किल हो रहा था इस हुकूमत के लिए कि करना क्या। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल के साथ मौजूद थे। मुदस्सर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।